हम इन तिथियों से जुड़े सभी कलाकारों को याद कर रहे हैं। 22 दिसंबर जानी मानी संगीतकार वसंत देसाई की याद का दिन। 23 दिसंबर जानी मानी गायिका मलिका तरन्नुम नूरजहां की याद का दिन। 24 दिसंबर मोहम्मद रफी की याद का दिन, उनका जन्मदिन। 25 दिसंबर नौशाद साहब का जन्मदिन। जरा सोचिए कि एक ही हफ्ते में कितने सुरीले लोग या तो इस दुनिया में आए या उन्होंने इस हफ्ते को चुना इस फानी दुनिया को अलविदा कहने के लिए। गायकी है हुस्न फन तेरा रफी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है, तेरे शाहकारों ने समझाया है हमें। जिंदगानी प्यार का एक साज है और मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। मोहम्मद रफी साहब के बारे में ये अशार नौशाद ने कहे थे। आपको बता दें, मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में हुआ था। ये जगह आज के अमृतसर के पास है। मोहम्मद रफी के बारे में संगीतकार रविंद्र जैन कहते हैं, पेशानी पे शम्स आंखों में तारों की जिया थी, वो कैसे बुझा जिसे जमाने की दुआ थी। नौशाद साहब ने मोहम्मद रफी के बारे में ये भी कहा है कि गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, झोपड़ी में भी गरीबों के तेरी आवाज है। महबूब फनकार मोहम्मद रफी को याद कर रही हैं उनकी शिष्या और जानी मानी गायिका उषा टिमोथी। रफी साहब से मैंने 20 साल तक उनका साथ रहा मेरा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। रफी साहब से जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताइए ना हमें। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हम केरल गए थे शो के लिए और वहाँ से लौटते वक्त एक रेस्टोरेंट में हम लोग रुके बाई कार, हमको क्योंकि वहाँ से निकलना था तो रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे। तो खाना बनने तक के ऑर्डर तो कर दिया, खाना आने तक जी म्यूजिशियंस ने कहा कि उषा ऐसा करते हम लोग टाइम पास करने के लिए अंताक्षरी खेलते हैं। और अंताक्षरी खेलते हुए तो हमने रफी साहब को नहीं ज्वाइन किया था उसमें। रफी साहब को मतलब उनका वो डरवाई ही नहीं था कि वो हमारे साथ खेले, पर म्यूजिशियंस ने कहा कि तुमको सारे गाने याद है इसलिए हम कोई भी गाएंगे, मतलब 5-6 म्यूजिशियंस थे और तुमको जवाब देना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब इतने में हुआ क्या कि मैं एक वर्ड पर आकर अटक गई, तो तुरंत रफी साहब ने गाना शुरू कर दिया। वाह वाह। इतनी प्यारी आवाज में उन्होंने गाया कि बिना साज के भी पूरे रेस्टोरेंट में उनकी वो आवाज गूंज उठी। और उन्होंने गाया था, क्योंकि ज शब्द आया था तो उन्होंने गाया था, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। क्या आज तक मेरे रोए खड़े हो जाते जब भी मैं उस गाने को सुनती हूँ। जी जी जी, क्या बात है। एक और गाना मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी मेरा और रफी साहब का गाया हुआ गीत है, जो मेरी जिंदगी का पहला गाना है। फिल्म हिमालय की गोद में कल्याण जी आनंद जी भाई ने मुझे ये मौका दिया था रफी साहब के साथ गाने का। हाँ। और मुझसे कहा था कि देखो भाई सामने शेर है। और सच में रफी साहब के साथ मैं 8 साल की एज से प्रोग्राम्स करती थी, लेकिन उस दिन डर गई क्योंकि जब उस समय मैं 13 साल की थी और मेरा ये पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था और साहब से मैंने आशीर्वाद लिया और मैंने गाना शुरू किया। और जब घबराने लगी तो साहब ने कहा कि उषा रुको रुको, देखो मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा और कहा एकदम मजबूती से गाओ, यहाँ पर हम सिर्फ प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, ऐसा मत सोचो मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। क्या बात है, वाह। तो ये उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा से रहा और हम लोगों ने फिर गाना शुरू किया। फिर रात खड़ी थी छत पे, मैं समझा कि चांद निकला। इस तरह से ये गाना पूरा रिकॉर्ड हुआ और साहब ने मुझे बहुत आशीष दी। तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला। ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला बोला। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। होय 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 होय। उषा टिमोथी ने रफी साहब को याद किया। ये हमारे संग्रहालय की एक अनमोल रिकॉर्डिंग थी, जहां 24 दिसंबर को रफी साहब का जन्मदिन होता है, वहीं 25 दिसंबर क्रिसमस यानी बड़ा दिन, और इस बड़े दिन को और भी मानी खेज बना देता है नौशाद साहब का जन्मदिन। नौशाद साहब 25 दिसंबर 1919 को
लखनऊ में पैदा हुए थे। लखनऊ यानी शायरी, अदब, तहजीब और मौसीकी की सरजमी। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने लखनऊ से मुंबई तक का सफर तय किया, उसके बाद जद्दोजहद की और अपनी जिंदगी में सुर घोल दिए। नौशाद ने जहां एक तरफ मोहम्मद रफी से गवाया, वहीं सहगल, सुरैया, सुरेंद्र, नूरजहां जैसे अलग अलग गायक गायिकाओं को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। सन 1944 में फिल्म रतन के जरिए नौशाद साहब की कामयाबी का सफर शुरू हुआ था। नौशाद साहब की बहुत सारी अनमोल रिकॉर्डिंग्स विविध भारती के संग्रहालय में मौजूद हैं और मैं उन खुशनसीब लोगों में शामिल हूं जिन्हें नौशाद साहब से मिलने और उनसे बातें करने का मौका मिला था। नौशाद साहब की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, उनकी जिंदगी के कुछ किस्से आपके लिए। फिर एक इश्तिहार मैंने पढ़ा कि खेतवाड़ी में ऑफिस है, ये एड्रेस है, ये टेलीफोन नंबर है और उसमें म्यूजिशियनों की जरूरत है। एक फिल्म कंपनी बन रही है न्यू पिक्चर के नाम से। तो महंत साहब एक थे बनारस के, वो उसके मैनेजर थे। तो उनको सब एप्लीकेशन देते थे। मान साहब हाँ बैठिए। म्यूजिक जो दे रहे थे उस्ताद झंडे खां साहब। तो उस्ताद झंडे खां साहब का थिएटर की दुनिया से मैं नाम सुनता आ रहा था कि थिएटर में उस जमाने में जो स्टेज प्ले होते थे उसमें सब क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल होता था। बंदिशें सब ख्याल की और अस्थाई अंतरे और ठुमरी। तो सब वहां अंदर ट्रायल हो रहा, सब लोग जो ट्रायल देने आए हैं म्यूजिशियन बहुत अच्छा सुना रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरी तो इसमें कोई जगह ही नहीं हो सकती, मैं तो कुछ भी नहीं हुई, इतना अच्छा लोग सुना रहे हैं उस्ताद झंडे खां साहब को, मैं क्या सुनाऊंगा। तो जब मेरा नंबर आने लगा तो मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। तो ऊपर से महंत साहब ने आवाज दी, अरे इधर आइए। वो जबरदस्ती ले गए ऊपर और मुझे वो रूम में ढकेल दिया उन्होंने। उस्ताद झंडे खां साहब बैठे, सुनाओ कुछ। मैंने कहा उस्ताद मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना अच्छा लोगों ने सुनाया, उनके आगे मेरी कोई हैसियत ही नहीं, मैं आपको क्या सुनाऊंगा हुजूर। पियानो रखा था उन्होंने, तो उल्टा सीधा मैंने कहा आपके हुक्म की तामील की, चला गया। उसके बाद लेटर आया फाइनल में कि मुझे सिलेक्ट किया। वहां साहब 40 रुपए महीने पर नौकरी मिली। झंडे खां साहब से मुलाकात रोज होती थी और हम उनको घर से ले जाते थे। वो कादर मेंशन में दादर पर रहते थे, वो बिल्डिंग आज भी है। तो साहब न्यू पिक्चर में गाने उन्होंने कुछ बनाए, बड़े अच्छे गाने। एक गाना जो था वो कुछ मॉडर्न टाइप का चाहता था, लड़की लंदन से आई है और वो पियानो पर बैठ के गाना गा रही है। तो उस्ताद वो गाना बना के लाए, कभी राग दीपक में, कभी राग बिहाग में, कभी दरबारी में। और रफीक साहब कहें उस्ताद वो कुछ मॉडर्न टाइप का चाहता है, लड़की ऐसा है लंदन से आई। अब वो कहे उस्ताद के अरे मॉडर्न क्या होता है वहां में तो कह रहे नहीं कुछ थोड़ा आप ये जो बनाते हैं ये तो बहुत आप भारी चीजें बना रहे हैं, उसको बहुत हल्की फुल्की। अच्छा वो सिचुएशन रोज डिस्कस होती थी। अब उन्होंने 50 ट्यून बना डाले। फिर एक रोज खान साहब बैठे हुए हैं, सब चले गए म्यूजिशियन, हम खान साहब के साथ बैठे हुए म्यूजिक रूम में। हमने कहा खान साहब ये बहुत घटिया चीज चाहते हैं, आपसे वो नहीं हो सकती है, अगर आप हुक्म दें। तो मैंने कुछ सोचा है कि ये क्या चाहता है। तो प्रोफेसर वाकिफ साहब थे जो लिखते थे गीत गाने उसमें, तो उनका था कि क्यों ऐ दिले दीवाना है अक्ल से बेगाना, आंखें न खुली अब तक दुनिया को न पहचाना। मैं पियानो पर बैठा, मैंने कहा देखिए इसका इस तरह से इंट्रोडक्शन होगा और फिर ये गाना यूं शुरू होगा, ये इसकी एक हारमोनी होगी। अब खान साहब मुझे देख रहे, ये इसके कॉर्ड होंगे। अरे खान साहब ठहरो और रिजवी को बुलाओ। मैं गया, मैंने कहा रिजवी साहब को बुलाए। रिजवी साहब आए, कह रहे रिजवी साहब सुनो ऐसा तो नहीं चाहता तुम्हारा साहब, बेटा जरा सुना। तो मैंने ऐसे ही ये चाहता है। हाँ साहब ये क्या नहीं सुनाया आपने पहले, अच्छा बुलाओ अपने साहब को। और साहब को बुलाया गया रशियन को। तो रिजवी साहब ने एक्सप्लेन किया कि लिसन दिस टाइप यू वांट दिस मॉडर्न टाइप, बेटा जरा सुना वो इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है। तो मैंने कहा ये हारमोनी और सब वैसे ही। तो अरे वो खुश हुआ, दैट इज द थिंग आई वांट दिस थिंग। तो अब खान साहब बोलते हैं कि रिजवी साहब अपने साहब को बोलो ये मैंने नहीं बनाया, ये बच्चे ने बनाया। उस वक्त ये चलन था कि जो काम कर रहा है उसी को गवाना है और गाना इस टाइप का बनाओ उनके गले के हिसाब से कि जो गा सके।
खैर 3 महीने में वो पिक्चर के गाने पूरे हो गए। हम लोग को तीसरे महीने चुकता। फिर दादर पर हमारा सबका साथ छूटा। गुलाम मोहम्मद बम्बई में रहते तो उधर चले गए, हम दादर ही पर ठहर गए जहाँ पर दुकान पर हम रहते थे। तो वहाँ एक मनोहर कपूर साहब थे जो उसमें हीरो थे और वो अच्छे गायक भी थे। कुछ दिन वो भटकते रहे हम इधर उधर। दुकान उसकी जो थी वो किसी और ने ले ली। तो साहब परेल पर वहाँ 10 रुपए महीने पे खोली ली और वो उसमें न पंखा न बिजली कुछ नहीं थी। एक पतली सी अगासी, गर्मी में वहाँ बिस्तर लगा के लेट जाते थे। वो चाल का बड़ा खास जिक्र है हमारी इस बायोग्राफी में। फिर हमको मनोहर कपूर साहब मिले दादर पर। अरे भाई कहाँ हो तुम? मैंने कहा साहब यही हूँ। कहने मुझे एक पिक्चर में म्यूजिक देने का चांस मिला, रंजीत में पंजाबी जबान में पिक्चर बन रही, मिर्जा साहिबा उसका नाम है, तो तुम आओ मेरे साथ काम करो, तुम ऑर्केस्ट्रा वगैरह अच्छा यार बना लेते हो, आ जाओ। तो मैं रंजीत में पहुंचा। रंजीत में मुझे चांस मिला तो वहाँ साहब DN मधोक साहब थे, गीतकार, स्टोरी राइटर, डायरेक्टर भी थे, बड़े आला इंसान। मैं जितनी तारीफ करूं कम है। तो मधोक साहब वो पिक्चर डायरेक्ट भी कर रहे थे, कहानी भी उन्हीं की थी। तो कपूर साहब के साथ वो गाना बनाए, मैं उसका कुछ म्यूजिक अरेंज करूं। तो मधोक साहब मुझे लाइक करने लगे, कहने लड़का स्मार्ट है। खत्म हो गई पिक्चर मिर्जा साहिबा, मगर उसका एक वाकया जो है वो काबिल जिक्र है। उस वक्त रिकॉर्डिंग डायरेक्ट होती थी, मतलब कोई प्लेबैक सिस्टम था नहीं कि आर्टिस्ट गा रहा, उसके पीछे कैमरे से छुपा के म्यूजिशियन बिठाए जाते थे। तो घोड़े बंधे हुए हैं अस्तबल में, रात का वक्त थे और वो अपनी महबूबा के इंतजार में गाना गा रहा है और सब म्यूजिशियन कैमरे से छुपा के बिठाए गए हैं। रिकॉर्डिस्ट दूर होता था, वहां से टॉक बैक से वो बात करता था, थोड़ा वो पीछे जाओ, वो तबला थोड़ा और आगे लाओ, हारमोनियम थोड़ा और पीछे लाओ, हाँ अभी ठीक है, वो उधर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अभी बजाओ, हाँ बराबर है। गाना शुरू हुआ। एक तबले की थाप के ऊपर गौसा पहलवान तबला बजा रहे हैं और जोश में एक थाप मारी, उन्होंने घोड़ा भड़क गया जो घोड़े बंधे हुए थे, और घोड़े ने रस्सी तोड़ा के भागना शुरू किया और चीखो पुकार हो रही है। घोड़े वाला उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए स्टूडियो के दरवाजे बंद हो जाते थे ना, सब म्यूजिशियन बेचारे छुपे हुए अपनी जान बचाए हुए लटका हुआ, कोई इधर कोई उधर। और उसके बाद जब घोड़ा काबू में आया, साइलेंट हुआ, उधर से रिकॉर्डिस्ट बेल बजाता है, ओके ओके। अरे उन्होंने कहा गाना हुआ किधर? ओके, वो समझा सब इफेक्ट था इस गाने में। आउटडोर में वो कपड़े धो रही हीरोइन, पवई लेक पर गए और अब डायरेक्टर जाके पहले देखता था म्यूजिशियनों को कहाँ बिठाना। अच्छा तुम ऐसा करो, क्लारनेट बजाने वाले तुम ये पेड़ पर चढ़ जाओ, वो शाख पे बैठ जाना। अच्छा तुम ऐसा करो, वायलिन लेके ये इस शाख के ऊपर बैठ जाओ। तो कह रहे साहब कैसे, वो हिल रहा है, कैसे बजाएंगे? नहीं हम बांधे देते हैं तुमको। इस तरह से हम बजा रहे, वो ऑर्गन को ले गए थे, तो एक पेड़ के पीछे हमको छुपाया गया। तो साहब अब पैर से इधर हवा दें तो यूं हो जाए, इधर से हवा, तो 2 आदमी उसके नीचे लिटाए गए, पीठ दिए हुए कि बैलेंस के लेटे। अच्छा अब वो गाना शुरू हुआ। अब हीरोइन कह रही कि साहब हमें तबला नहीं मिल रहा, ताल नहीं मिल रही, तबला आगे लाइए। तो कह रहा है तबला कैसे आगे लाए, कैमरे में आ जाएगा, कैमरे में कैसे हम तबला ला सकते हैं? तो बोले फिर ताल नहीं मिल रही, हम गाएं कैसे? फिर अच्छा ठहरो सोचने दो। तो उन्होंने कहा ये पेड़ के शाखे काटो, कटवाई गई शाखें। हाँ कौन सा, इधर आओ पहलवान जो तबला बजाते हैं, उनके पीठ में शाखें बांधी गई सब, और तालाब के आगे गड्ढा खोदा गया, वहां उनको बिठाया गया और तबला आ गया पीठ इधर कैमरे की तरफ। कहने जरा बजाओ, बजा रहे, हाँ ठीक है, अभी तो लगेगा झाड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है। तो इस तरह से उनकी पीठ में शाखें बांधी गई और बजा रहे। तो ये हुजूर तमाशा होता था कि जब आउटडोर होता था तो म्यूजिशियन अपने घर से विदाई लेके जाते थे कि भाई दुआ करना, आउटडोर जा रहे हैं, खैरियत से वापस आए, पता नहीं किस पेड़ पर लटकाए जाए, कहाँ किस मुसीबत में जान पड़े। तो पैसे उस वक्त जो मिलते थे बड़े हलाल के मिलते थे, मेहनत के मिलते थे पैसे। नौशाद साहब के जरिए नूरजहां याद आ गई। दरअसल नूरजहां ने नौशाद के लिए कई फिल्मों में गाया। 21 सितंबर 1926 को कसूर पंजाब में नूरजहां पैदा हुई थी। 5 बरस की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। सन 1935 में पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी के जरिए उन्होंने फिल्मों में अभिनय और गाना शुरू किया।
और 1942 में प्राण के साथ वो हीरोइन बनकर रुपहले पर्दे पर नजर आई फिल्म खानदान में। ये फिल्म कामयाब हुई तो नूरजहां शौकत हुसैन रिजवी के साथ मुंबई आ गईं, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी के हमसफर भी बने और फिल्मी दुनिया की जाने माने निर्देशक भी बने। नूरजहां की अनमोल फिल्में हैं बड़ी मां, जीनत, गांव की गोरी, अनमोल घड़ी और जुगनू वगैरह। और जब वो गाती हैं आवाज दे कहां है, या मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, या जब वो गाती हैं जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, तो उनकी सोंधी आवाज मन में बस जाती है। सन 1947 में बड़ा ही दिलचस्प मौका आया जब बिल्कुल नए नवेले गायक मोहम्मद रफी को उस जमाने की कामयाब गायिका मैडम नूरजहां के साथ गाने का मौका मिला। ये रफी का पहला बड़ा डुएट गाना था, यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। एक झलक सुन लेते हैं। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था अभी क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी। तनवीर नकवी के बोल थे, फिरोज निजामी की धुन थी। जुगनू फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी का पहला बड़ा कामयाब दो गाना था। हम एक तरफ इस प्रोग्राम में जहां मोहम्मद रफी को याद कर रहे हैं, वहीं नूरजहां को याद कर रहे हैं। नौशाद साहब ने क्या कहा था उनके बारे में, जरा सुनिए। नूरजहां ने मेरे गानों में नूर भर दिया, वो गाने अमर हो गए और वो हमेशा जिस शो में भी गाती थी तो आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है, या मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, या वो फिर जवां है मोहब्बत हंसी है ज़बाना, फिर वो क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, ये गाने वो जरूर गाती थी। वो इब्तिदा करती थी हर शो में, वो जो भी स्टेज शो होता था उसमें इब्तिदा होती थी आवाज दे कहां है। हम लोग संगीत प्रेमी जो उनसे दिली लगाव रखते थे, यकीनन अब इधर उधर भटकते फिरेंगे यही कहते हुए कि आवाज दे कहां है, साज में आवाज भर के चल दिया, मेरे नगमों में उतर के चल दिया, ले गया वो दिल की सारी आबोताब, आई ना बेअक्स करके चल दिया। मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहां है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। विविधा कार्यक्रम का आज का ये सफर बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि हम मोहम्मद रफी, नौशाद और मलिका-ए-तरन्नुम नूरजहां से होते हुए जा पहुंचे हैं कोंकण में, सावंतवाड़ी कोंकण, जहां 9 जून 1912 को जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पैदा हुए थे और जिंदगी का सफर उन्हें पुणे और मुंबई ले आया। प्रभात फिल्म कंपनी में उन्होंने बतौर संगीतकार काम किया और आगे चलकर एक अलबेले संगीतकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक अकेले ऐसे संगीतकार जिनकी 2 रचनाएं स्कूलों में प्रार्थना के रूप में आज भी गाई जाती हैं।
दो आंखें 12 हाथ की प्रार्थना है ये। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और गुड्डी की प्रार्थना है ये। हमको मन की शक्ति देना, मन भी दे करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। ये दोनों गीत स्कूलों में प्रार्थना के रूप में बाकायदा स्थापित हो चुके हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी में एक दौर ऐसा आया जब वसंत देसाई को लगा कि समाज को कुछ देना चाहिए। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में जाकर वो बच्चों से समवेत गान गवाया करते थे और इस तरह उन्होंने महाराष्ट्र के अनगिनत छात्रों में संगीत के संस्कार पैदा किए थे। दो आंखें 12 हाथ, गुड्डी, अमर भोपाली, श्यामची आई, गूंज उठी शहनाई जैसी बेमिसाल फिल्मों के संगीतकार वसंत देसाई ने 22 दिसंबर 1975 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। वसंत देसाई को याद कर रहे हैं उनके बेटे और फिल्मकार विकास देसाई। वसंत जी टूर पे गए थे, पेरियार गेम सेंचुरी में ठहरे हुए थे, रात का समय था और उस जमाने में 60s 50s की बात कर रहा हूं, बहुत कहा गया था कि यहाँ जानवर आते हैं रात को और ये वगैरह वगैरह। तो रात को नींद लग रही थी, इतने में आवाज आने लगी, ठप। तो वो जागे, क्या है ये, कौन आ रहा है? और फिर झांक के देखा खिड़की से, तो खिड़की बज रही थी ठक, हवा से ठक, और बाहर एक पेड़ था, इसकी जो डालियां थी वो हवा के साथ खस खस एक दूसरे पे रब हो रही थी। तो सोचा, रे इसमें संगीत है, इसमें रिदम है। ये बात रही उनके दिल में और कुछ दिनों बाद दो आंखें 12 हाथ बन रही थी। तो इसमें से एक गाना आ गया जो उन्होंने शांताराम जी से कहा कि इसमें से एक गाना बन सकता है, और वो गाना बना। हमेशा मुझे कहा करते थे, कॉम्बिनेशन, डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें एक अलग आनंद है, मजा है, एक बहार है, और ये शांताराम जी और वसंत जी के कॉम्बिनेशन में आपको नजर आएगा। एज ए फिल्म मेकर मुझे ये बात ज्यादा महसूस होती है ये कॉम्बिनेशन की, कि एक छोटा सा किस्सा है कि दो आंखें 12 हाथ बनी थी, उसका बैकग्राउंड करना था। तो बैकग्राउंड के पहले शांताराम जी ने और वसंत जी ने फिल्म देखी, तो कैसी रही फिल्म वगैरह वगैरह। तो वसंत जी ने कहा कि मुझे लगता है कि थोड़ी लंबी है। तो शांताराम बोले, तुझे कुछ समझ में नहीं आती फिल्म, जब। और दूसरे दिन जब रिकॉर्डिंग होनी थी, जब डब्बे आ गए, तो शांताराम जी ऐसे पासिंग में बोले, तूने जो कल कहा था ना देसाई, 10-15 मिनट कम किए हैं मैंने, देख ले। तो ये कॉम्बिनेशन, ट्रस्ट, फेथ, एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे पे कि ये मेरा आदमी है, ये जानता है, ये जो ट्रस्ट है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कुछ अलग ही चीज है। उसी फिल्म का एक गाना देखिए, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो ये बात और भी आपको दिलचस्प लगेगी कि ये किसकी आइडिया है, कंपोजर की कि डायरेक्टर की। खिलौने वाली जा रही है, उसका टक 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 अटक जाता है, तब रिदम स्टॉप होता है, वो घाघरा उठा के रखती है, फिर रिदम शुरू होता है। किसकी आइडिया है? कंपोजर ने सोचा पहले या डायरेक्टर ने सोचा पहले? कॉम्बिनेशन। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। डाइनिंग टेबल पे हमेशा हमारी बैठक होती थी। वसंत जी में खाना हो गया, हाथ अभी तक धोए नहीं है, खाना सूखा है हाथ पे, और उस जमाने में मैं 7th और 8th स्टैंडर्ड में था। तो
एज यूजुअल बोलने लगा कि क्या वो काउंटडाउन शो में देखिए आपका गाना चोटी पे नहीं आया, वो दूसरा गाना देखिए 3 हफ्ते 4 हफ्ते चोटी पे है। हंसे, बहुत ही खूबसूरत हंसे और बोले कि हाँ देखो वो जो गाना चोटी पे है वो तुम 3-4 महीने और गाओगे और भूल जाओगे, लेकिन मेरा गाना जो 12 नंबर पे बज रहा है वो 2-3 हफ्ते 12 नंबर पे बजेगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद 30-40 सालों के बाद भी तुम वो गाना याद करोगे, वो गाना गाओगे। क्यों? और इसमें उनकी फिलॉसफी, उनका एक एटीट्यूड आता है, इसलिए कि मैं गाना बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाता, इसलिए कि मैं गाना काउंटडाउन शो के लिए नहीं बनाता, मैं गाना बनाता हूं फिल्म के सिचुएशन के लिए, फिल्म के मूड के लिए, फिल्म के कैरेक्टर के लिए, फिल्म के इमोशन के लिए, जैसे डायरेक्टर और मैंने डिस्कस किया है। इसलिए मेरा गाना तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे लाइफ का एक हिस्सा बनेगा, इफ आई एम करेक्ट। एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन। समय का चक्र लगातार चलता रहता है और समय के इस चक्र के घूमने के साथ जहां कुछ नए लोग जुड़ते हैं वहीं कुछ पुराने लोग बिछड़ भी जाते हैं। साल 2019 के बीतते बीतते 17 दिसंबर की शाम हमने खो दिया रंगमंच और सिनेमा के जाने माने कलाकार डॉक्टर श्री राम लागू को। 92 साल की उम्र में पुणे में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर श्री राम लागू एक प्रसिद्ध ENT सर्जन थे, यानी नाक कान और गला के डॉक्टर थे, और उन्होंने अपने इस पेशे को अलविदा कह के रंगमंच और फिल्मों की तरफ रुख कर लिया था। वो पहले मराठी रंगमंच पर सक्रिय हुए, उसके बाद मराठी सिनेमा और उसके बाद वो आ गए हिंदी सिनेमा की तरफ। 50 बरस लंबी पारी उन्होंने खेली। इस दौरान विविध भारती के स्टूडियो में एक बार वो आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों को संबोधित किया था और कही थी ये बात। श्री राम लागू का नमस्ते। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये डॉक्टर का एक्टर कैसे बन गया। बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई ठीक तरह से, लेकिन हकीकत ये है साहब कि जिस साल मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने के लिए दाखिल हुआ उसी साल मैंने स्टेज पर एक्टिंग भी करना शुरू किया। वैसे तो बचपन से मुझे ड्रामा देखने का, फिल्म देखने का बहुत ही शौक था, लेकिन स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। स्टेज पर काम करने को जी तो बहुत चाहता था, लेकिन बहुत डर लगता था। मैट्रिक पास किया, प्री मेडिकल के 2 साल कॉलेज में काटे, फिर भी स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, और न जाने कैसे जिस साल मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ उसी साल कॉलेज के नाटक में एक रोल किया। उसकी बेहद तारीफ भी हुई और मैं अचानक एक्टर बन गया। आपको सुनवाई एक अनमोल रिकॉर्डिंग, उसके संपादित अंश। और अब विविधा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। ये आकाशवाणी है। आइए सुने। कैमरा एक्शन। नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा, राज कपूर और अक्किनेनी नागेश्वर राव की जन्मशती, भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी इफ्फी 2024 पर एक रिपोर्ट, साल 2024 की फिल्मों का लेखा जोखा और स्मृति शेष में नमन मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को।
तो सबसे पहले संपादकीय मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा, राज कपूर और अक्किनेनी नागेश्वर राव की जन्मशती। साल 2024 भारतीय सिनेमा की 4 महान हस्तियों की जन्मशती लेकर आया। साल भर अनेक आयोजन किए गए जिनमें इन महान कलाकारों को याद किया गया। यहां तक कि भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी इन कलाकारों की जन्मशती पर विशेष खंड रखा गया था। सबसे पहले बातें ए नागेश्वर राव की। ए नागेश्वर राव का जन्म कृष्णा जिले के रामपुरम में एक किसान परिवार में हुआ था। 5 भाइयों में वे सबसे छोटे थे। 10 साल की उम्र से उन्होंने रंगमंच पर काम करना शुरू किया। उस समय महिलाओं का नाटकों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। अक्किनेनी नागेश्वर राव ने नाटकों में लगातार ऐसे रोल किए जिनमें उन्होंने महिला किरदार ज्यादा निभाए। उस समय के मशहूर नाटक थे हरीशचंद्र, कनकतारा, विप्र नारायण, तेलुगु तल्ली, आशा ज्योति और सत्यान्वेशम वगैरह। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से अक्किनेनी की मुलाकात मशहूर निर्माता घंटासला बलरामैया से हुई और सन 1944 में अक्किनेनी नागेश्वर राव को फिल्मों में पहली बार मुख्य रोल मिला। फिल्म सीता राम जन्मम में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। अक्किनेनी नागेश्वर राव ने तेलुगु, तमिल और हिंदी में तकरीबन 255 फिल्मों में काम किया। मुख्य रूप से नागेश्वर राव ने श्री राम और श्री कृष्ण की भूमिकाएं निभाईं। प्रशंसक उन्हें नट सम्राट के आधारित फिल्म देवदास भूमिकाओं के लिए याद किए जाते हैं। उनमें प्रमुख हैं 1939 में आई फिल्म लैला मजनू, 1955 में आई फिल्म अनारकली, 1971 में आई फिल्म प्रेम नगर, 1957 में आई फिल्म माया बाजार, 1965 में आई फिल्म महाकवि कालिदासु, 1973 में आई भक्त तुकाराम और 2006 में आई श्री रामदासु। उनकी कुछ और कामयाब फिल्में हैं माया बाजार, संसारम, ब्रतुकु थिरुवु, आराधना, डोंगा रामा नायडू, डॉक्टर चक्रवर्ती, अर्धांगी, मंगलया बालम, इलरिकम, शांति निवासम, वीलगु नीदलू वगैरह। अक्किनेनी नागेश्वर राव ने तेलुगु सिनेमा को तब के मद्रास से हैदराबाद लाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसी सिलसिले में उन्होंने सन 1976 में हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो की स्थापना की। आपको बता दें कि ए नागेश्वर राव ने सन 1957 में हिंदी फिल्म अलादीन का चिराग में काम किया था। 1958 में आई फिल्म सुवर्ण सुंदरी में भी उन्होंने काम किया था। ये फिल्म हिंदी में डब की गई थी। जैसे नार कोई हो रसवंती, काली काली कालियों को तितलियां चूमे, फूल फूल पंखड़ियां खोले, अमृत घोले। अक्किनेनी को तमाम महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। 1968 में पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण, साल 2011 में पद्म विभूषण और 1991 में उन्हें मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और अब तपन सिन्हा की बातें। कोलकाता में जन्मे तपन सिन्हा को भागलपुर में अपने छात्र जीवन में ही फिल्मों का चस्का लग गया था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से फिजिक्स में एमएससी किया। चार्ल्स डिकेंस के मशहूर उपन्यास अ टेल ऑफ टू सिटीज और इस पर बनी फिल्म ने तपन सिन्हा को फिल्म निर्माण के लिए प्रेरित किया था। आगे चलकर तपन सिन्हा कोलकाता के न्यू थिएटर्स में साउंड इंजीनियर का काम करने लगे थे। वहां उन्होंने बिमल रॉय और नितिन बोस के काम को करीब से देखा। फिल्मकार सत्यन बोस की फिल्म परिवर्तन का साउंड डिजाइन करने के बाद तपन सिन्हा को लंदन के पाइनवुड स्टूडियोज ने आमंत्रित किया। सन 1950 में फिल्म निर्माण का अध्ययन करने के लिए वो लंदन चले गए। 2 बरस बाद भारत लौटने पर तपन सिन्हा ने अपना ध्यान निर्देशन की ओर बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने बांग्ला, हिंदी और उड़िया भाषा में फिल्में बनाई।
उनकी फिल्में बर्लिन, लंदन, मॉस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई थीं। तपन सिन्हा ने हमेशा कम बजट की, सामाजिक सरोकारों वाली, दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन करने वाली फिल्में बनाई। उन्हें 19 बार नेशनल अवार्ड मिला था। साल 2006 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर उन्होंने काबुलीवाला और खुदी तो पाषाण जैसी फिल्में बनाई हैं। नारायण गांगुली की कथा सैनिक पर उन्होंने 1954 में फिल्म अंकुश बनाई थी। शैलजानंद मुखर्जी की रचना कृष्णा पर उन्होंने एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म बनाई उपहार। उन्होंने दिलीप कुमार और सायरा बानो को लेकर सगीना महतो बनाई थी। 1972 में उन्होंने बनाई फिल्म जिंदगी जिंदगी। तपन सिन्हा की साहित्य आधारित फिल्में बोझिल नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी गुणवत्ता थी और वो दर्शकों को खूब लुभाती रही हैं। बांग्ला के अलावा उन्होंने हिंदी में भी फिल्में बनाई और उनकी एक महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म थी आदमी और औरत, जो अमोल पालेकर की मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी। एक डॉक्टर की मौत उनकी सबसे सफल और सबसे शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है। संपादकीय में अभी तक हमने चर्चा की अक्किनेनी नागेश्वर राव और तपन सिन्हा की। अब बातें मोहम्मद रफी और राज कपूर की। राज कपूर का बचपन का नाम था सृष्टिनाथ कपूर। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर रंगमंच और फिल्मों के कामयाब कलाकार थे। एक ऐसा समय आया जब राज कपूर जाने माने निर्देशक केदार शर्मा के सहायक बन गए। आगे चलकर केदार शर्मा ने 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल के जरिए उन्हें हीरो बना दिया। उनकी सह कलाकार थी मधुबाला और बेगम पारा। इसके बाद आई कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जैसे चित्तौड़ विजय, दिल की रानी और जेल यात्रा। सन 1948 राज कपूर ने आर.के. फिल्म्स की स्थापना की। उनका मकसद था अपने तरह की फिल्में बनाना। उनकी पहली फिल्म आई आग, जिसके कलाकार थे नरगिस, प्रेमनाथ और कामिनी कौशल। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी। 1949 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म अंदाज में काम किया, जिसमें उनके सह कलाकार थे दिलीप कुमार और नरगिस। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे। इसी बरस उनकी निर्देशित दूसरी फिल्म आई बरसात। बरसात से शुरू हुई राज कपूर की कामयाब टोली। राज कपूर, नरगिस, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर, मन्ना डे और मुकेश। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। इस टोली ने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे चलकर इस टोली में शामिल हुए ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने आवारा समेत आगे की कई फिल्में लिखी। राज कपूर अपने सिनेमा में आजाद भारत के बेरोजगार और हारे हुए नौजवान की कहानियां लेकर आए। इनमें संघर्ष था, प्यार था, मुसीबतें थीं और उनसे निकलने का मादा था। उन्होंने अपने समय और समाज पर करारी टिप्पणियां भी की। सन 1951 आवारा। आवारा हूँ, आवारा हूँ। सन 1955 श्री 420। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आर.के. फिल्म्स के बैनर तले 1964 में उन्होंने बनाई अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म संगम। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। 1970 में आई मेरा नाम जोकर। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जो। मेरा नाम जोकर की नाकामी ने राज कपूर को तोड़ दिया था। 1971 से उनके सिनेमा की दिशा बदल गई। इस बरस वो अपने बेटे ऋषि कपूर को लेकर आए और उन्होंने बनाई फिल्म
बॉबी। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की इस हाल में। 1978 में आई सत्यम शिवम सुंदरम, 1982 में प्रेम रोग और 1985 में राम तेरी गंगा मैली। आरके फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने न केवल खुद फिल्में बनाई बल्कि दूसरे निर्देशकों को भी मौका दिया। सन 1956 जागते रहो, निर्देशक अमित माइत्रा और शंभू मित्रा। सन 1957 अब दिल्ली दूर नहीं, निर्देशक अमर कुमार। सन 1960 जिस देश में गंगा बहती है, निर्देशक जाने माने छायाकार राधू कर्माकर। राज कपूर को सन 1987 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जीना यहाँ, मरना यहाँ, जाना कहाँ। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। मोहम्मद रफी ने उस्ताद अब्दुल वहीद खां, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से संगीत की शुरुआती तालीम ली थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार मंच पर अपना प्रदर्शन किया, गाना गाया कुंदन लाल सहगल की मौजूदगी में। सन 1944 में मोहम्मद रफी ने पहली बार पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाना गाया। संगीतकार थे श्याम सुंदर। 1944 में मोहम्मद रफी मुंबई आ गए। यहां उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया। उनके शुरुआती गानों में शामिल है सन 1944 में आई AR कारदार की फिल्म पहले आपका ये गाना। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। 1946 में फिल्म शाहजहां में उन्होंने कुंदन लाल सहगल के साथ कोरस गायक के रूप में ये गाना गाया था। रूही 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 मेरे सपनों की रानी। सन 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में मोहम्मद रफी को अपना पहला सोलो गाना गाने का मौका मिला था। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा। 1947 में फिल्म जुगनू में उन्होंने नूर जहां के साथ गाया ये गाना। बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में। यहाँ से मोहम्मद रफी का थोड़ा थोड़ा नाम होने लगा था। सन 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा एक गाना जिसे हुस्न लाल भगत राम ने स्वरबद्ध किया था और मोहम्मद रफी ने गाया था, बापू की अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की। सन 1952 में नौशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म बैजू बावरा के आते ही मोहम्मद रफी की तकदीर बदल गई। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। यहाँ से मोहम्मद रफी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। आगे चलकर उन्होंने तमाम संगीतकारों के साथ काम किया और गाने गाए, बल्कि अभिनेताओं की पीढ़ियां बदलती रहीं पर रफी की आवाज कायम रही। दिलीप कुमार। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी। देव आनंद। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे। राजेंद्र कुमार। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया। शम्मी कपूर। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो,
जहां जा रहे हो अकेले। राजेश खन्ना। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। धर्मेंद्र। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अमिताभ बच्चन। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। ऋषि कपूर। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया। मोहम्मद रफी एक गायक नहीं बल्कि पूरा एक युग रहे। उन्हें सन 1977 में हम किसी से कम नहीं फिल्म के इस गाने के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। मोहम्मद रफी को 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिल्म 14वीं का चांद सन 1960। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। सन 1961 फिल्म ससुराल का ये गाना। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। सन 1964 दोस्ती फिल्म के इस गाने के लिए मोहम्मद रफी को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूं। सन 1966 फिल्म सूरज के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा। सन 1968 फिल्म ब्रह्मचारी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान। सन 1977 फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा। 1967 में मोहम्मद रफी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 31 जुलाई 1980 मोहम्मद रफी ने दोपहर को संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ये गाना रिकॉर्ड किया। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। इसी रात मोहम्मद रफी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। संपादकीय में आज हमने हिंदी सिनेमा के 4 महत्वपूर्ण नक्षत्रों की जन्मशती पर ये विशेष प्रस्तुति आपके सामने रखी। ये कलाकार थे मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा, राज कपूर और अक्किनेनी नागेश्वर राव। अब भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रिपोर्ट। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 28 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों, भारत के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्देशक फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।
जबकि 12वीं फेल और द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों के अभिनेता विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। फिल्मकार माइकल ग्रेसी की सारी दुनिया में चर्चित रही फिल्म बेटर मैन के प्रदर्शन के साथ ही फिल्म समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया लिथुआना की फिल्म टॉक्सिक को। वहीं रोमानिया की फिल्म अ न्यू ईयर दैट नेवर केम को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार मिला। शांति और अहिंसा के संदेश के लिए फिल्म क्रॉसिंग को यूनेस्को गांधी पदक दिया गया। मराठी वेब सीरीज लंपन को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार मिला। मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए निर्देशक नवज्योत बांदीवडेकर को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रसार भारती ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव को भी लॉन्च किया। इस समारोह की क्लोजिंग फिल्म रही ड्राई सीजन। इसका निर्देशन चेक फिल्म निर्माता बोहदान स्लेमा ने किया है। इस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला वेस्टा माटुलिते और ईवा रूपेइकाइटे को संयुक्त रूप से फिल्म टॉक्सिक के लिए। क्लेमेंट फेवे को फिल्म होलिकाऊ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला। विशेष जूरी पुरस्कार मिला फिल्म होलिकाऊ के लिए लुइस कॉर्सो वॉइसियर को। ये थी एक रिपोर्ट भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर। और अब एक आकलन कैसा रहा साल 2024 हिंदी सिनेमा के लिए। साल 2024 हिंदी सिनेमा के कारोबार के नजरिए से एक सुस्त साल माना जाएगा। आंकड़ों की माने तो साल 2024 की सबसे कामयाब फिल्म है स्त्री 2, जिसने तकरीबन 925 करोड़ की कमाई सारी दुनिया में की है। तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे हम। इसके बाद नंबर आता है भूल भुलैया 3 का। इसकी कमाई है 417 करोड़ की। तीसरे नंबर पर है सिंघम अगेन, जिसने 400 करोड़ का कारोबार किया है। इस साल की अन्य कामयाब फिल्में हैं फाइटर, शैतान, क्रू, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मुंजिया, बैड न्यूज और आर्टिकल 370। साल 2024 में कुछ नए निर्देशक भी अपनी फिल्में लेकर आए, जैसे गीतकार और लेखक वरुण ग्रोवर की फिल्म आई ऑल इंडिया रैंक। अभिनेता कुणाल खेमू इस बरस निर्देशक बन गए और उन्होंने बनाई मडगांव एक्सप्रेस। अभिनेता रणदीप हुडा ने इस बरस निर्देशकीय पारी की शुरुआत की स्वतंत्र वीर सावरकर के जरिए। धरती का गीतकार जोड़ी सिद्धार्थ गरिमा ने इस बरस बनाई फिल्म दुकान। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने इस बरस निर्देशन की दुनिया में अपना कदम रखा और बनाई फिल्म शर्मा जी की बेटी। इस बरस कबीर खान लेकर आए कार्तिक आर्यन के अभिनय वाली फिल्म चंदू चैंपियन। दूसरी तरफ इम्तियाज अली अपनी संगीतमय बायोपिक लेकर आए अमर सिंह चमकीला। इस साल की अन्य चर्चित फिल्मों में शामिल हैं वासन बाला की फिल्म जिगरा, विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म कंट्रोल, सुधांशु सरिया की फिल्म उलझ, तुषार हीरानंदानी की फिल्म श्रीकांत, विकास बहल की फिल्म शैतान और श्रीराम राघवन की फिल्म मैरी क्रिसमस। इस बरस नाग अश्विन की पौराणिक फंतासी एक्शन फिल्म आई कल की 2989, जो मूल रूप से तेलुगु में बनी और इसे हिंदी में डब किया गया था। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म ने लोगों को काफी आकर्षित किया। दक्षिण की एक और फिल्म साल बीतते बीतते प्रदर्शित हुई है पुष्पा 2 द रूल। अंबर सा लगता है मेरा सामने, जिसे हिंदी में डब करके प्रदर्शित किया गया है। ये था साल 2024 की फिल्मों का लेखा जोखा। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम याद कर रहे हैं मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को। उस्ताद जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर को निधन हो गया।
वे 73 साल के थे। जाकिर हुसैन के पिता जाने माने तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां शास्त्रीय संगीत की दुनिया की एक बड़ी हस्ती थे। 12 बरस की उम्र से जाकिर हुसैन ने तबले पर अपनी उंगलियों को थिरकाना शुरू किया था। 1973 में उनका पहला एल्बम आया था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। 1979 से लेकर 2007 तक उस्ताद जाकिर हुसैन ने देश विदेश के न जाने कितने संगीत समारोहों में अपने तबले का जलवा बिखेरा। उस्ताद जाकिर हुसैन शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी हस्ती थे जो भारत और भारत के पार समान रूप से लोकप्रिय थे। सन 1988 में जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया तब उनकी उम्र केवल 37 बरस थी और वे पद्मश्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। इसी तरह 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1992 में और फिर 2009 में संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उस्ताद जाकिर हुसैन ने सन 1983 में इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी की फिल्म हीट एंड डस्ट में संगीत दिया था। उन्होंने सन 1988 में जफर हई की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी संगीत दिया। इस फिल्म के निर्माता थे इस्माइल मर्चेंट। सन 1991 में उन्होंने एक तमिल फिल्म थंडू विटाइन इन नाई में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1992 में उन्होंने मिस बेटीज चिल्ड्रन नामक एक फिल्म में संगीत दिया था। जाकिर हुसैन ने साल 2018 में नंदिता दास की फिल्म मंटो में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आपको बता दें कि सन 1998 में सई पराजपे की फिल्म साज में उस्ताद जाकिर हुसैन ने हिमान देसाई का किरदार निभाया था। वे इस फिल्म के 4 संगीतकारों में से एक भी थे। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का दिसंबर महीने का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।